हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोर्स टेस्ट के बारे में कि मोर्स टेस्ट क्या होता है, इसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो मोर्स टेस्ट एक ऐसा सिंप्लीफाइड टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी मल्टी सिलेंडर इंजन का इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, इंडिकेटर मशीन यूज करके उसमें इंडिकेटर डायग्राम प्लॉट किया जाता था। फिर वहाँ से हम मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करते थे और फिर एक फार्मूले का यूज करके हम किसी भी इंजन का इंडिकेटेड पावर मेज़र कर लेते थे। लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस है। मोर्स टेस्ट से हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी मल्टी सिलेंडर इंजन का इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कंडीशन इसमें यही है कि वो जो इंजन है वो मल्टी सिलेंडर इंजन होना चाहिए। सिंगल सिलेंडर इंजन का इंडिकेटेड पावर मोर्स टेस्ट से टेस्ट नहीं किया जा सकता है। एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है। सिलेंडर के अंदर जब चार्ज इंटर करता है और फिर उसका कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद जब उसकी बर्निंग होती है तो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो पिस्टन को हिट करती है, पिस्टन को मोशन देती है, जिसकी वजह से पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। तो वो पावर जो पिस्टन को मिल रही है चार्ज की बर्निंग की वजह से, गैस प्रोड्यूस होने की वजह से, उस पावर को बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं कि इंजन में जितने भी सिलेंडर्स लगे हैं उनको बारी बारी से इनऑपरेटिव बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 4 सिलेंडर इंजन है तो इसका मतलब एक इंजन में 4 सिलेंडर लगे हैं, सभी में पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, ये सब सारी चीज़ें लगी होंगी। और आप जानते हैं कि सारे कनेक्टिंग रॉड्स एक सिंगल क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो हम इसमें करते क्या हैं कि सबसे पहले जैसे फर्स्ट सिलेंडर है उसको इनऑपरेटिव बना देंगे और इसके अलावा जितने भी 3 सिलेंडर्स हैं ये सब वर्किंग में रहेंगे। इनमें फ्यूल का कंबस्चन, एक्सपांसन, सारा प्रोसेस पहले की तरह ही होता रहेगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो सेकंड सिलेंडर है इसको इनऑपरेटिव बना देंगे और जो बाकी के 3 सिलेंडर्स हैं इनमें वर्किंग होती रहेगी। इस तरह से हम बारी बारी से सभी सिलेंडर्स को इनऑपरेटिव बनाते हैं और रिमेनिंग 3 सिलेंडर्स वर्क करते रहते हैं। इनऑपरेटिव बनाने का तरीका ये है कि जिस भी सिलेंडर को इनऑपरेटिव बनाना है तो अगर वो पेट्रोल इंजन है तो वहाँ से हम स्पार्क प्लग को कट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि फ्यूल की एंट्री तो होगी सिलेंडर में, पिस्टन रेसिप्रोकेट भी करेगा, लेकिन कंप्रेशन प्रोसेस के बाद चूँकि स्पार्किंग ही नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे उस सिलेंडर में चार्ज की बर्निंग नहीं होगी, गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो वो इनऑपरेटिव रहेगा। ये तरीका है किसी भी पेट्रोल इंजन को इनऑपरेटिव बनाने का। वहीं अगर ये डीजल इंजन है तो जिस सिलेंडर को इनऑपरेटिव बनाना है वहाँ पे हम डीजल का इंजेक्शन रोक देंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद वहाँ पे हम डीजल को स्प्रे नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम जब चाहे किसी भी सिलेंडर को ऑपरेटिव और इनऑपरेटिव बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि मोर्स टेस्ट को परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या है। पहला स्टेप है कि फुल्ली थ्रॉटल ओपन करके, यानी कि जितने भी सिलेंडर्स हैं सब में फ्यूल की एंट्री फुल थ्रॉटल पे रखते हुए हम सारे सिलेंडर्स को वर्क करने देंगे। इस समय इंजन के जितने भी सिलेंडर हैं, अगर 4 सिलेंडर है तो चारों सिलेंडर वर्क करते रहेंगे। इसका मतलब हर सिलेंडर के अंदर फ्यूल की एंट्री होगी, कंप्रेशन होगा, इसकी बर्निंग होगी और गैस प्रोड्यूस होगी। जब गैस प्रोड्यूस होगी तो चारों सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो अपने अपने करस्पॉन्डिंग पिस्टन को हिट करेगी, यानी कि ये अपने पिस्टन को इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस करा रही है। फिर पिस्टन क्या करता है, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये पावर भेज देता है क्रैंकशाफ्ट के पास, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर। तो इस कंडीशन में अगर चारों सिलेंडर्स वर्क कर रहे हैं, चारों के अंदर इंडिकेटेड पावर जनरेट हो रहा है,
तो इस कंडीशन में जो क्रैंकशाफ्ट है, चूँकि क्रैंकशाफ्ट तो कॉमन है सबकी, इसकी रीडिंग को हम डायनामोमीटर से रीड कर लेते हैं, जो कि कहलाता है ब्रेक पावर। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो फर्स्ट सिलेंडर है उसको इनऑपरेटिव बना देंगे, और जो बाकी के सिलेंडर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो हमने फर्स्ट सिलेंडर को इनऑपरेटिव बना दिया, और जो बाकी के 3 सिलेंडर्स हैं इनमें अब भी फ्यूल की एंट्री, कंप्रेशन, बर्निंग और फॉर्मेशन ऑफ गैस ये सब हो रहा है। लेकिन फर्स्ट सिलेंडर में अब चार्ज की बर्निंग नहीं होगी, तो फर्स्ट सिलेंडर के अंदर गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर फर्स्ट सिलेंडर में गैस प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये अपने पिस्टन को हिट नहीं कर पाएगी, यानी कि पहले सिलेंडर का जो इंडिकेटेड पावर था वो 0 हो गया। लेकिन अभी भी 3 सिलेंडर्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, और वो सभी अपने अपने पिस्टन को इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस करा रहे हैं। अब चूँकि जितने भी कनेक्टिंग रॉड्स हैं वो सब कॉमन क्रैंकशाफ्ट से अटैच्ड हैं, तो अगर पहला सिलेंडर रन नहीं कर रहा है फिर भी 3 सिलेंडर की वजह से क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता रहेगा। लेकिन अब की बार क्रैंकशाफ्ट की जो स्पीड है, जो पावर है, वो पहले से कम रहेगी, क्योंकि फर्स्ट सिलेंडर अगर वर्क कर रहा होता इस समय भी तो जो इंडिकेटेड पावर वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करता क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन में। लेकिन अभी उसने अपना कंट्रीब्यूशन रोक दिया है, जिससे कि क्रैंकशाफ्ट की पावर कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम नई रीडिंग ले सकते हैं कि क्रैंकशाफ्ट अब कितनी पावर के साथ रोटेट कर रहा है। लेकिन हमको अब इस क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन को, इस पावर को, इस स्पीड को फिर से अपने इनिशियल वैल्यू पे लाना है। तो इसका तरीका ये होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम ब्रेक पावर को मेज़र करने के लिए एक रोप ब्रेक डायनामोमीटर यूज करते हैं, जिसका एक एंड स्प्रिंग से अटैच्ड होता है, स्प्रिंग बैलेंस से, और ये रोप फ्लाईव्हील के पेरीफेरी से होती हुई नीचे की तरफ डेड वेट से अटैच्ड कर दी जाती है। तो जब हम डेड वेट थोड़ा सा रिमूव कर देंगे तो रोप लूज हो जाएगी और फ्लाईव्हील अपनी इनिशियल स्पीड को फिर से अचीव कर लेगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप ये है कि अब हम फर्स्ट सिलेंडर को, जिसको हमने इनऑपरेटिव किया था, अब इसको ऑपरेटिव बना देंगे, और अब की बार दूसरे सिलेंडर को इनऑपरेटिव बना देंगे। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। अब की बार दूसरे सिलेंडर में कोई भी इंडिकेटेड पावर जनरेट नहीं होगा, लेकिन रिमेनिंग 3 सिलेंडर्स से इंडिकेटेड पावर जनरेट होगा, और वो इंडिकेटेड पावर सप्लाई कर दिया जाएगा क्रैंकशाफ्ट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर। सेम यही प्रोसेस हम सभी सिलेंडर्स के लिए यूज करते हैं बारी बारी से। अब देखिए इसका कैलकुलेशन पार्ट जो है, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑल ऑफ 4 सिलेंडर्स आर वर्किंग, अगर चारों सिलेंडर वर्क कर रहे हैं तो सभी के अंदर चार्ज की बर्निंग होगी, गैस प्रोड्यूस होगी, और वो गैस पिस्टन को हिट करेगी, यानी कि यहाँ पर चारों सिलेंडर से इंडिकेटेड पावर मिल रहा है। अगर चारों सिलेंडर से इंडिकेटेड पावर मिल रहा है तो पिस्टन क्या करेगा, इस पावर को ट्रांसफ़र करेगा कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को। चूँकि बीच में काफ़ी फ्रिक्शन मीडियम्स होते हैं जहाँ से पावर लॉस होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। तो इस समय हम क्रैंकशाफ्ट पे जो पावर देख पाएंगे वो बेसिकली चारों सिलेंडर की वजह से होगा। इसलिए ब्रेक पावर ऑफ 4 सिलेंडर्स, ब्रेक पावर ड्यू टू 4 सिलेंडर्स, ये कैसे आएगा, इट इज़ इक्वल टू इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 सिलेंडर्स माइनस फ्रिक्शन पावर ऑफ 4 सिलेंडर्स। चूँकि अभी सारे सिलेंडर्स वर्क कर रहे हैं, सभी सिलेंडर्स में मूवमेंट हो रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शनल पावर लॉस सब में होगी। तो एक फार्मूला है ये ब्रेक पावर का कि ब्रेक पावर इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर। चारों सिलेंडर्स के लिए हम यूज कर रहे हैं तो सबके साथ सफिक्स 4 लगा देंगे। सेकंड कंडीशन में जब हमने एक सिलेंडर को कट आउट कर दिया तो इसने इंडिकेटेड पावर जनरेट करना बंद कर दिया। इसका मतलब क्रैंकशाफ्ट पे अब जो ब्रेक पावर मिल रही है वो सिर्फ 3 सिलेंडर्स की वजह से मिल रही है। तो इसको हमने यहाँ पे BP3 लिखा है, यानी कि ब्रेक पावर ड्यू टू 3 सिलेंडर्स। और इस कंडीशन में इंडिकेटेड पावर भी केवल 3 सिलेंडर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन चूँकि जो सिलेंडर इन ऑपरेटिव इस समय बना हुआ है उसका पिस्टन भी तो कनेक्टिंग रॉड के साथ उसी क्रैंकशाफ्ट से अटैच्ड है। तो अगर 3 सिलेंडर्स
पिस्टन्स किसी क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इनऑपरेटिव सिलेंडर है उसका कनेक्टिंग रॉड, उसका पिस्टन भी मोशन में रहेगा और वहाँ पे भी फ्रिक्शनल लॉस होता रहेगा। तो कुछ भी हो जाए, फ्रिक्शनल पावर लॉस तो चारों सिलेंडर में होता ही रहेगा, लेकिन इंडिकेटेड पावर सिर्फ 3 सिलेंडर्स में जनरेट होगा और करेस्पॉन्डिंग ब्रेक पावर भी 3 सिलेंडर्स में ही जनरेट होगा। इसलिए नया फार्मूला बनेगा BP3 = IP3 - FP4। BP है ब्रेक पावर, IP है इंडिकेटेड पावर और FP है फ्रिक्शनल पावर। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से कुछ कंपैरिजन करें, कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, यानी कि अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा BP4 - BP3 = IP4 - IP3। चूँकि दोनों इक्वेशन में FP4 है यानी कि फ्रिक्शनल पावर ड्यू टू 4 सिलेंडर्स, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब BP4 ये क्या है? ब्रेक पावर ड्यू टू ऑल 4 सिलेंडर्स। जब चारों सिलेंडर्स रन कर रहे हैं उस समय क्रैंकशाफ्ट पे जो पावर ऑब्टेन्ड हो रही है वो है ब्रेक पावर। तो इसकी रीडिंग तो हम डायनेमोमीटर से इजीली ले सकते हैं। ऐसे ही BP3 है कि जब केवल 3 सिलेंडर्स वर्क कर रहे हैं, पहला सिलेंडर वर्क नहीं कर रहा है, रिमेनिंग 3 सिलेंडर्स वर्क कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कितना ब्रेक पावर जनरेट हो रहा है क्रैंकशाफ्ट पे वो। तो इस इक्वेशन में जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें डायनेमोमीटर से मिल जाती है, और राइट साइड में क्या है? IP4 - IP3, यानी कि अगर चारों सिलेंडर रन करें तब इंडिकेटेड पावर, माइनस अगर 3 सिलेंडर रन करें तब इंडिकेटेड पावर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें मिलेगा कि पहला सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर कितना है। चूँकि राइट साइड में क्या है? इंडिकेटेड पावर ड्यू टू ऑल 4 सिलेंडर्स। चारों सिलेंडर में जब बर्निंग हो रही फ्यूल की तब जो पावर एग्जर्ट हो रहा है पिस्टन पे वो, और माइनस जब केवल 3 सिलेंडर्स में फ्यूल की बर्निंग हो रही है और पिस्टन पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि फर्स्ट सिलेंडर अगर वर्क कर रहा होता तो वो कितना इंडिकेटेड पावर जनरेट कर रहा होता। फिर इसी प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि अब की बार हम दूसरे सिलेंडर को इनऑपरेटिव बनाएंगे और सेम कैलकुलेशन फिर से करेंगे। तो इस तरह से हमको हर एक सिलेंडर का बारी बारी से इंडिकेटेड पावर मिलता जाएगा। अब चूँकि जो इंजन का इंडिकेटेड पावर होता है वो सभी सिलेंडर्स का इंडिकेटेड पावर का समेशन होता है। तो अगर हमारे पास सभी सिलेंडर्स का इंडिकेटेड पावर अवेलेबल है अब, तो हम सबका समेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि उस इंजन का इंडिकेटेड पावर कितना है। तो एक सिंपल टेस्ट मेथड है जिसको हम मोर्स टेस्ट बोलते हैं। इसको यूज करके हम लोग किसी भी मल्टी सिलेंडर इंजन का इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सिंगल सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करना इसलिए पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि अगर एक ही सिलेंडर है और हम उसको इनऑपरेटिव बना देंगे तो कोई ब्रेक पावर मिलेगी ही नहीं फिर। इसलिए मोर्स टेस्ट जो है वो हमेशा मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए परफॉर्म किया जाता है।